मॉर्निंग। बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और यूनिट थर्ड आज से प्रारंभ हो रही है। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे भारत के महाशक्तियों से संबंध। अब महाशक्तियाँ कौन हैं? विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिनको सुपर पावर कहा जाता है, यानी महाशक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत के एशियाई देशों से कैसे संबंध रहे हैं। अब एशियाई देश जैसे भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध, ठीक है, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। इन देशों से भारत के क्या संबंध रहे हैं, उन देशों के मायने क्या थे भारत के लिए, या भारत के मायने उन देशों के लिए क्या थे, इस विषय पर अपन पढ़ चुके हैं, गहन अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि महाशक्तियों से भारत के क्या संबंध हैं और महाशक्तियों से संबंध की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो महाशक्तियों से संबंध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है किसी भी देश के लिए। आप देखिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को आयात करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों को निर्यात करते हैं। तो हम चूंकि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि संपन्न देश है, भारत में ज़्यादा मात्रा में कृषि होती है, खेती होती है। तो हम सर्वाधिक जो निर्यात वाला जो वस्तु है हमारी क्या है, खेती है, कृषि है, अनाज है। और हम आयात क्या करते हैं, हमारे पास कमी किस चीज़ की है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी को हम आयात करते हैं पहली बार। अब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ निवेश, हमारे पास पूंजी नहीं है उतना, ठीक है ना, तो हम ऐसे देशों से संबंध इसलिए रखना चाहते हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ निवेश करें, वहाँ के लोग हमारे यहाँ निवेश करें, जैसे कारखाना लगाएं, फैक्ट्री लगाएं और यहीं उत्पादन करें, हमारे देश में ही उत्पादन करें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि अमेरिका से जो भारत के संबंध हैं वो बहुत ही पुराने संबंध हैं। और लगभग यहाँ पर एक बात बताई गई है, किसके द्वारा, चिंतामणि महापात्र के द्वारा एक बात बताई गई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के संबंध क्या हैं और भविष्य में क्या रहेंगे, इस विषय पर बताया है उन्होंने, ठीक है ना। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि अपन देखते हैं कि क्या भारत के संबंध जो पिछले समय में रहे हैं और आगे कैसे रहेंगे, इसी विषय पर चर्चा है आज, ठीक है। तो 21वीं सदी की शुरुआत में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि भारत अमेरिका के संबंध निकट भविष्य में अच्छे रहेंगे, यानी 21वीं सदी जो चल रही है इसमें यह बात स्पष्ट है कि भारत के संबंध अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहने की आशा है, ठीक है। दोनों देशों के मध्य ऐसे संबंध होंगे जिसमें व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ेंगे, यानी दोनों देशों के संबंध ऐसे होंगे जिसमें व्यापार यानी कि कारोबार, व्यापार और आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग क्या है, जैसे कर्ज, हम हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए हम अन्य देशों से, महाशक्तियों से कर्ज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। निवेश, निवेश क्या चीज़ है, जो हमने अभी पहले बताया, निवेश में अन्य देशों के लोग, व्यापारी लोग आकर के हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे, जिससे हमारे देश को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की चीज़ों की आपूर्ति होगी, ठीक है ना, पहली बात। युद्धोत्तर विश्व की नई सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में दोनों के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं में अंतर विद्यमान रहेगा। अब दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग, भारत की प्राथमिकता अलग है और अमेरिका की प्राथमिकताएं अलग है। भारत एक विकसित राष्ट्र है, विकसित देश है, और अमेरिका एक विकसित देश है, अब भारत विकासशील देश है। भारत विकासशील देश है, विकास के लिए भारत जूझ रहा है, लड़ रहा है और विकास को, विकासशील विकसित बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका विकसित देश है, ऑलरेडी विकसित देश है। अमेरिका के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम बढ़िया है, ठीक है ना, वहाँ बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जनसंख्या, वहाँ कम जनसंख्या है और हमारे यहाँ जनसंख्या अत्यधिक है। तो अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण हमारे यहाँ समस्याएं भी ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है, हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है। और कमज़ोर होने की वजह यह है कि हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हमको स्कूलें चाहिए तो बहुत ज़्यादा स्कूलें चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए तो बहुत ज़्यादा कॉलेजें चाहिए,
हमको हॉस्पिटल चाहिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल चाहिए, हमको रोड चाहिए तो बहुत बड़ा देश अपना है, बहुत सारी रोड चाहिए, ठीक है। और हम उसकी एक वजह और भी है हमारे पिछड़े होने की, कि भारत एक 200 वर्षों तक गुलामी झेलने वाला देश था। तो भारत में चीजें नए सिरे से शुरू हुई, अभी 70 वर्ष आजाद हुए हमको हुआ, तो कहीं ना कहीं चीजें शुरू से शुरू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम महाशक्तियों से जो संबंध की बात यहाँ पढ़ रहे हैं, भारत अमेरिका से संबंध जो पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अमेरिका से महाशक्तियों से कुछ सहायता हम ले रहे हैं और उन्हीं सहायता की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे परमाणु हथियार। अब परमाणु हथियार क्या है? आत्मरक्षा के लिए हर देश परमाणु हथियार रखता है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो भारत के भी एक परमाणु शक्ति देश है, लेकिन जब परमाणु शक्ति देश भारत नहीं था तो टेक्नोलॉजी नहीं थी भारत के पास, तो टेक्नोलॉजी आखिर कहीं ना कहीं से भारत ने ली और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार बनाए और भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। तो संबंध का कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संबंध आगे बढ़ते हैं, संबंध बनाए जाते हैं अन्य देशों से। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की बात है तो हमारे पास फाइटर जेट नहीं थे, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, तो ये अन्य देशों, अभी आपने सुना होगा राफेल। राफेल क्या? राफेल एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत ने खरीदा है, फ्रांस से भारत ने राफेल खरीदा। राफेल एक परमाणु हथियार और आधुनिक हथियारों से लैस एक लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की सीमाओं के अंदर जाकर के वार कर सकता है और अपने देश की रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जरूरतें हमारी पूरी करने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से जो है तो अन्य देशों से संबंध हमको रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब महाशक्तियों की बात आती है तो विश्व में 1950-60 के दशक में दो शक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ और दोनों के मध्य एक टकराव की स्थिति निर्मित हो गई और दोनों ने सदस्य देश बनाने शुरू कर दिए। सोवियत संघ अपनी तरफ जो है तो दुनिया के देशों को मिलाना चाहता था और अमेरिका अपनी तरफ दुनिया को अन्य देशों को मिलाना चाहता था, लेकिन वहां पे हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था? भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत एक ऐसी नीति के साथ चल रहा था कि वहां पे भारत गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाला देश था। भारत गुट निरपेक्षता की नीति मानता है। अब गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। आप भले संगठन बना रहे हैं पर हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और उसकी वजह यह थी कि हम किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, किसी एक संगठन की सदस्यता ले लेना, दूसरे संगठन से विरोध लेना होता है। तो भारत ने इन सब चीजों का विरोध किया और भारत गुट निरपेक्षता के साथ आगे बढ़ा। तो देखने वाली बात यहाँ यह थी कि अमेरिका और सोवियत संघ आज भी उसी स्थिति में है, दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई है और दुनिया के बहुत सारे देश। और उस समय चीन की क्या पोजीशन थी? चीन भी यह चाहता था कि चूंकि चीन से बहुत दूर जो है तो रूस नहीं है, तो चीन यह चाहता था कि रूस अपना प्रभाव, अपना विस्तारवादी नीति आगे न बढ़ाए, जिससे चीन ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने जो है तो उस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगाया, ठीक है ना। बहुत सारे राष्ट्रपति हुए अमेरिका में सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति पद होता है, जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री पद होता है। तो अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति जो है तो आए, लेकिन जो भारत के साथ जो बेहतर संबंध वाले राष्ट्रपति थे उनमें थे बराक ओबामा से शुरुआत होती है। बराक ओबामा जो है तो भारत के हित चाहने वाले लोगों में से थे और भारत को उनके संबंध बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप हुए, डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे भारत के संबंध थे।
और अब नए राष्ट्रपति जो अभी जब हाल ही में चुना हुआ नए राष्ट्रपति जो बाइडन अभी नए राष्ट्रपति हैं, वो कैसी नीति अपनाते हैं और भारत के प्रति उनका कैसा रुख है, कैसा रवैया है, यह तो देखने वाली बात है। आगे देखेंगे अपन भविष्य में क्या वो फैसले लेते हैं और भारत के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं। ठीक है, तो जो भारत और अमेरिका की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति महाशक्तियों से है। रूस के साथ भी भारत के बेहतर संबंध हैं, ठीक है ना। रूस भी भारत का मित्र देश माना जाता है और अमेरिका भी भारत का मित्र देश माना जाता है। ठीक है, तो दोनों के संबंध में आगे अपन देखेंगे कि क्या चीजें हुई थी। तो 1954 में एक गठन हुआ, एक संगठन बना सीटो, जिसका नाम था सीटो की स्थापना हुई और पाकिस्तान इसका सदस्य बना। सीटो में पाकिस्तान को भी जगह मिली, पाकिस्तान इसका सदस्य बना। तो नेहरू ने तीखी प्रतिक्रिया की, पर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह टर्की फिलीपींस तक के शक्ति शून्यता के क्षेत्र के समर्थकों से भरने का प्रयास कर रहा है। यानी कि अमेरिका पर उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ऐसे लोगों को भर रहा है जो अपनी शक्ति बढ़ाने के हिसाब से वह कार्य कर रहा है। ठीक है, अमेरिका ने नेहरू पर अयुद्ध क्षेत्र नो बार एरिया की एकात्मकता भंग करने का आरोप लगाया। नो बार एरिया कुछ ऐसे बॉर्डर होते हैं, कुछ ऐसी सरहदें होती हैं जहां पे नो बार एरिया घोषित डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि वह एरिया विवादित क्षेत्र होता है, दोनों देशों जो आपसी देश होते हैं वह विवादित होता है, लेकिन नो बार एरिया में शांति भंग करने का आरोप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका पर लगाया था। ठीक है ना। 1954 में नेहरू ने आगे यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान को किसी तरह की सैनिक सहायता प्राप्त होती है तो इसका आशा यह होगा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र से बाहर चला गया है। यानी कि अगर पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता मिलती है अमेरिका से तो यह माना जाएगा, स्पष्ट रूप से माना जाएगा कि पाकिस्तान आयुद्ध का मतलब होता है नो बार एरिया, यानी जहां पे लड़ाई आप नहीं कर सकते, हथियार आप नहीं उठा सकते हैं, कुछ शर्तें होती हैं वहां, तो यह माना जाएगा कि पाकिस्तान ने उस शर्त को भंग कर दिया है। अर्थात शीत युद्ध का आगमन हो गया है, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शीत युद्ध के आगमन भारत की सीमाओं तक हो गया है। यानी शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, जिसमें किसी भी प्रकार का हथियार नहीं उठाए जाते, लेकिन अंदर ही अंदर लोग कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कल इस संबंध में कुछ और चर्चा हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।